नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान को मजबूत कर अफगानिस्तान की सत्ता दिलाकर वो अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उल्टे तालिबान उसे धमकी पर धमकी दे रहा है और उधर अमेरिका भी अब पाकिस्तान से तालिबान के मसले पर हिसाब किताब बराबर करने में लगा है। इन दोनों खबरों के अलावा माया नगरी में डी कंपनी के ड्रग्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी की आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को मजबूत करने का काम किया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ ने पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, तालिबान के इस नेता ने पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो देने की बात कही है। तालिबान के इस रवैये से आईएसआई के दफ्तर में हड़कंप मच गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ की बातों से ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान की सरकार में इमरान खान की दखलंदाजी से नाराज है। तालिबान के लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा, चोरी छिपे उनकी मदद की, अफगान आर्मी से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए, अपने सैनिकों को तालिबान की ओर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा और महज कुछ महीनों में ही तालिबान को अफगानिस्तान का सिरमौर बनवा दिया। आज तक पाकिस्तान तालिबान की वकालत कर रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तक में नए नए पैंतरे आजमा रहा है। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. पाकिस्तान अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन तालिबान की खुशामद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, जबकि तालिबान का पाकिस्तान से शायद मोह भंग होने लगा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तालिबान के नेता अब पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत करने लगे हैं। यह है तालिबान की नींव रखने वालों में शामिल मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ। इसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान और आईएसआई चीफ फैज हमीद के पसीने छूट रहे होंगे। इसने इमरान खान के मुंह पर न सिर्फ इल्जामों का तमाचा जड़ा है, बल्कि पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए हिंदुस्तान से कूटनीतिक रिश्तों की वकालत भी की है। सबसे पहले देखिए मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ की माने तो पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। धोखेबाजी पाकिस्तान की फितरत है। तालिबान पर कंट्रोल करने की पाकिस्तान की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जब अमेरिका तालिबान के सामने नहीं टिक सका तो पाकिस्तान की क्या हैसियत। मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ ने यह भी कहा कि तालिबान अपने देश के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान या किसी भी देश की दखल को स्वीकार नहीं करेगा। जब तालिबान की नींव रखने वाला मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ ही इस तरह खुलेआम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के अंदर कितने नेता होंगे, कितने आतंकी होंगे जो पाकिस्तान की साजिशों से नाराज होंगे। तालिबान के नेता अब्दुल सलाम ने जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से संदेश दिया है, वो मुझे लगता है तालिबान का शुरू से एटीट्यूड सेम रहा होगा और इस एटीट्यूड पर वो ज़रूर काम करेंगे कि पाकिस्तान जो कुछ चाह रहा है अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइज करना, जिस तरीके का
वहाँ पर गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेरेंस करना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, उसमें तालिबान का सबसे बड़ा घाटा है क्योंकि उनका नाम इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान का और बड़ा घाटा है क्योंकि वो कंट्री इन्वॉल्व है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें तोरखम गेट पर सामान से लदे पाकिस्तान के ट्रक को तालिबानी आतंकियों ने सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। यही नहीं, तालिबान के आतंकियों ने इस झंडे को ट्रक से उतारा और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। मतलब साफ है, पाकिस्तान की चालबाजियों से तालिबान अच्छी तरह वाकिफ है और सत्ता हासिल करने के बाद अब वो पाकिस्तान से किनारा करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान समर्थक हक्कानी नेटवर्क की मौजूदगी के बावजूद तालिबान भारत से अच्छे रिश्ते भी बनाना चाहते हैं। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने तालिबान की ओर से दोबारा ये आश्वासन भी दिया कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। तालिबान भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना रिश्तों की पैरवी करते हैं। मुझे लगता है कि तालिबान ये रियलाइज जरूर करता होगा कि अगर भारत का साथ लिया तो एक स्ट्रेटेजिक विन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये भी होगी कि अगर वो भारत जैसे कंट्री का फेवरेबल वोट ले लेता है कि यस वो इंडिया उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि एक बार इंडिया जब कोई चीज़ फॉलो करता है उसके पीछे काफ़ी देश हैं जो इसको देखते हुए मान्यता जरूर देंगे। तालिबान के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन चंद महीनों में ये तो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए तालिबान की दोस्ती किसी मुसीबत से कम नहीं। फिर चाहे वो तालिबान का दोहरा रवैया हो, भारत से संबंध सुधारने की बात हो, या फिर पाकिस्तान में तालिबान का खूनी जिहाद। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि तालिबान नाम के जिस तीर से पाकिस्तान भारत को जख्मी करना चाहता था, अब वही तीर उसके लोगों का खून बहा रहा है। साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में इस साल अगस्त के महीने में कम से कम 35 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें 52 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। ये आंकड़ा फरवरी 2017 के बाद से सबसे ज्यादा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हमलों के लिए टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। टीटीपी तालिबान का ही एक विंग है जो पाकिस्तान में काम करता है। रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज और वहां जारी अस्थिरता पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान नियाजी कबूतर की तरह आंखें बंद किए तालिबान प्रेम का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जबकि तालिबान उन्हीं की गिल्लियां बिखेरने की तैयारी में है। तालिबान का साथ देना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। सुपर पावर अमेरिका भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किरदार से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ ऐसी बातें कही गई है जिससे यह पता चल रहा है कि बाइडेन सरकार अफगानिस्तान के मुद्दे पर आईएसआई से सवाल जवाब करने की तैयारी कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने नहीं बल्कि बंद कमरे में अमेरिका आईएसआई की क्लास लगा सकता है। तालिबान के जरिए सुपर पावर अमेरिका को पाकिस्तान ने बहुत चूना लगाया, लेकिन अब पाकिस्तान के बुरे दिन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने कमर कस ली है। जो बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान में हुई अपनी छीछा लेदर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बाइडेन प्रशासन के आला अधिकारियों की मीटिंग हुई और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से बातचीत कर सकता है। खास बात यह कि बातचीत एक बंद कमरे में की जाएगी। मतलब यह कि अमेरिका तालिबान के मुद्दे पर आईएसआई से सवाल जवाब कर सकता है।
अमेरिका पूछ सकता है कि आईएसआई ने उसके खिलाफ जाकर तालिबान का समर्थन क्यों किया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, आईएसआई चीफ फैज हमीद वहां पहुंच गए थे। वो कई दिनों तक काबुल में ही रहे और तालिबान की अंतरिम सरकार के गठन में पाकिस्तान परस्तों को शामिल करने के लिए गुणा भाग करते रहे। उस वक्त के ये तमाम वाकयात अमेरिका को अच्छी तरह याद है। अमेरिका को याद है कि पाकिस्तान तालिबान राज आते ही बेसब्र हो गया था। वो तालिबान को गद्दी पर बिठाने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। तो शायद यही वजह है कि अब अमेरिका सबके सामने नहीं बल्कि तालिबान के मुद्दे पर सीक्रेट मीटिंग कर आईएसआई से सवाल जवाब करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान और तालिबान के संबंध बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और इसमें तनाव आ सकता है। इसका स्पष्ट रूप से इसका कारण यह है कि जो तालिबान की राजनीति में जिस तरीके से पाकिस्तान दखल देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान की जो आंतरिक गुटबाजी है उसमें हक्कानी नेटवर्क को शह दे करके उस गुटबाजी में भी पाकिस्तान अपने इंटरवेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से तालिबान के अंदर भी अब पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। वैसे इस खबर की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आईएसआई से बंद कमरे में सवाल जवाब करने की बात कर रहे थे, उसी वक्त उनके दो जनरल यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल मार्क मिले और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी भी मौजूद थे। इस मौके पर जनरल मार्क मिले ने कहा, मैंने पिछले कुछ सालों में और हाल ही में पाकिस्तानियों के साथ कई बार बातचीत की है। मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध तेजी से जटिल होते जा रहे हैं। जाहिर है अमेरिका के सामने पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अमेरिका को पता लग चुका है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान उसे धोखा दे रहा था। पाकिस्तान और तालिबान के संबंध काफी गहरे हैं। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान के संबंधों पर अमेरिका के सामने कई चुनौतियां भी हैं। अगर पाकिस्तान पर अमेरिका कार्रवाई करता है तो तालिबान से बातचीत का बैक चैनल बंद हो सकता है। पाकिस्तान पर कार्रवाई से चीन को फायदा हो सकता है। पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। एशिया में अमेरिका की धमक को धक्का भी लग सकता है। हालांकि इस सब के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार कर रहा है, जबकि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद पाकिस्तान अब भी तालिबान का साथ देने से नहीं चूक रहा। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने कहा है कि तालिबान अपने वादों को जरूर पूरा करेगा। आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि हमारे पास तालिबान पर भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि हम राष्ट्र हित में लगातार उनके संपर्क में हैं। हमारा उद्देश्य है कि अफगानिस्तान से सटी सीमा पर शांति रहे। हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए तालिबान का समर्थन करें। ये तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाली बात हो गई। पाकिस्तान अमेरिका को बार बार नाराज कर रहा है, ये जानते हुए भी कि अफगानिस्तान में उसके किरदार से सुपर पावर बितका हुआ है। हक्कानी नेटवर्क को शह दे करके तालिबान की आंतरिक गुटबाजी में भी अपनी दखल को बढ़ाने की कोशिश की। पंजशीर में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी पाकिस्तान ने मिलिट्री इंटरवेंशन करते हुए अपने चाइनीज CH-4 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रेसिस्टेंस फोर्सेस के ऊपर हमले किए। इससे पाकिस्तान की जो इंटरवेंशनिस्ट भूमिका है अफगानिस्तान के मामलों में, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और लेकिन आने वाले समय में जो अफगानिस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में जो तालिबान की आंतरिक गुटबाजी में जिस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई ने दखल दिया है, उससे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में तनाव आ सकता है। पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त अमेरिका हालातों की वजह से मजबूर है, लिहाजा वो सीना जोरी पर आमादा है। तालिबान के समर्थन में खुलकर अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका का गुस्सा बढ़ा तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ड्रग्स सिंडिकेट बेखौफ चल रहा है। यानी इस शहर की गलियों में डी कंपनी के लाए ड्रग्स बिक रहे हैं। दरअसल दाऊद के गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुला और उसके बाद से ही एनसीबी के होश उड़े हुए हैं। मुंबई में अब नशे का गंदा धंधा चौपट होने की कगार पर है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के
ड्रग सिंडिकेट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक और तगड़ी चोट की है और मुंबई की ड्रग स्मगलिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने के सहस कर दिया है। मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी इस वक्त इस तस्वीर को लेकर दर दर की खाक छान रही है और अगर तस्वीर वाला ये चेहरा एनसीबी के हाथ लग गया तो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हिंदुस्तान में फैला नशे का सारा कारोबार बंद हो सकता है। असल में ये तस्वीर है इलियास पचकाना की। इलियास पचकाना उस अजीम भाऊ का पार्टनर है जो मुंबई में दाऊद के ड्रग्स के कारोबार को संभालता है। मगर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापामारी के दौरान पिछले दिनों धर लिया गया, लेकिन इसी बीच इलियास पचकाना कानून के हाथ से फिसल गया। मुंबई और उसके आसपास फैले नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही और नशे के सौदागरों को कानून के शिकंजे में कसने की लगातार कोशिशें भी करती नजर आई, लेकिन मुंबई में ड्रग सप्लाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि एनसीबी को भनक भी नहीं थी कि आखिर ये सब क्यों नहीं रुक पा रहा है। तभी उसके हाथ दाऊद का एक खास गुर्गा मोहम्मद अजीम अबू सलीम उर्फ अजीम भाऊ लगा और उसने जब मुंह खोला तब एनसीबी को जाके पता चला कि ड्रग्स के कारोबार की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। इसी महीने की 17 तारीख को मुंबई एनसीबी के हत्थे दाऊद इब्राहिम का खास वफादार अजीम भाऊ उर्फ मोहम्मद अजीम अबू सलीम चढ़ा था और उसके पास से एनसीबी के नशे की अच्छी खासी खेप भी बरामद की थी। उस केस में ये जो अजीम भाऊ नामक व्यक्ति है जो मेन मास्टरमाइंड के तौर पे जिसकी रोल आई थी, तो उसे भी लास्ट वीक इंटरसेप्ट किया है, जहाँ पर ये हाइडिंग उसके हाइड आउट था नवी मुंबई में, तो उसको वहाँ से हम लोग ने इंटरसेप्ट किया है। तो बेसिकली इसका नेटवर्क डायरेक्टली कुछ आउटसाइड द स्टेट्स भी कुछ उसके नेटवर्क एक्टिव थे जहाँ से ड्रग्स प्रोक्योर करता था। उसके अलावा फिर उसका एक और गुर्गा जो पुणे था, तो ये उसे वहाँ पर सप्लाई करने के बाद में वो ड्रग उमरा खोसा में आने के बाद में मुंबई गुजरात जैसी जगहों पर जाया जाता था। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद के इस गुर्गे ने पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आला अधिकारी सन्न रह गए। इन खुलासों ने अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डी कंपनी दूसरे ठिकानों से लगातार ड्रग्स तस्करी कर रही थी और उन्हें उसकी भनक कैसे नहीं लगी। पीएम मोदी को मिली यादगार निशानियों की नीलामी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोमेंटो नाम की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि यह वेबसाइट जब से लॉन्च हुई है तब से कम कीमत वाली चीजों की अच्छी खासी बोली लगाई जा रही है। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट की चर्चा इस वक्त देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। वजह है पीएम मोदी को मिली निशानियों की नीलामी। इस वेबसाइट पर उन तमाम चीजों की नीलामी की जा रही है जिन्हें बतौर उपहार पीएम मोदी को दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑक्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि कई सामान की कीमत तो 8 से 10 गुना ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद से 3 अहम बातें भी सामने आई हैं। पहली बात यह कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट की लगातार ऊंची बोली लगाई जा रही है। दूसरी बात यह कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की निशानियों को लेकर लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तीसरी बात यह कि वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि वेबसाइट से जुड़े मंत्री भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ऑक्शन में हिस्सा लें और नीलामी के जरिए नमामि गंगे जैसे मेगा प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी निभाएं। इस एक्शन के द्वारा जो भी राशि, जो भी पैसे भारत सरकार को आते हैं, उस पैसे को हम नमामि गंगे प्रोग्राम जो अपने बहुमूल्य कार्यक्रम होते हैं, इसमें आप योगदान दे सकते हैं। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट को बेहद ही खास अंदाज में तैयार किया गया है। हर एक प्रोडक्ट को बकायदा एक कोड दिया गया है और इसका आकलन क्यूरेटर द्वारा किया गया है। पूरा विवरण इस प्रोडक्ट का वेबसाइट पर मौजूद है। कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि पूरी की पूरी ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर किन किन प्रोडक्ट को लेकर लोगों में अब तक क्या रुझान देखने को मिला है। राम मंदिर का वुडन मॉडल, इसका बेस प्राइस 2,50,000 है।
अब तक इसकी बोली 4,11,000 तक पहुंच चुकी है। पीवी सिंधु का कांस्य पदक बैडमिंटन रैकेट, इसका बेस प्राइस 80 लाख है। इसकी नीलामी 90 लाख तक पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भाला, इसका बेस प्राइस 1 करोड़ है, जबकि इसकी बोली 1 करोड़ 100 लगाई जा चुकी है। वुडन अशोक स्तंभ, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि अब तक इसकी बोली 7,50,000 पहुंच चुकी है। मेटल की गदा, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि इसकी बोली 31,000 तक पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि इस ऑक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ और उसके साथ पीएम सर को मिले, बाकी गिफ्ट्स की ऑप्शन करें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक नेक काम के लिए उन उपकरणों का ऑक्शन हो रहा है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो जेल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी थी, वो और उसके साथ के सारे गिफ्ट उनकी ऑक्शन करके जो रकम होगी वो नमामि गंगे मिशन में दी जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस मेगा ऑक्शन में और ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।